अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला की बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स स्टार्ट करेंगे न्यू बुक से। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा है मेजरमेंट्स। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग फ़िज़िक्स की डेफिनेशन काट लेते हैं, उसके बाद फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस। फ़िज़िक्स आपके पास एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड दिस साइंटिफिक मेथड, और एक साइंसी तरीकाकार है किस चीज़ के लिए, एम्फिसाइज द नीड ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वेरियस मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज़। कहता है कि ये जो हमारे पास दुरुस्त पैमाइश की ज़रूरत है ना, जो हमें एम्फिसाइज द नीड ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़, कहता है कि मुख्तलिफ जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए एक्यूरेट एग्जैक्ट मेजरमेंट निकालने में ये हमारी हेल्प करता है, उसकी ज़रूरत को पूरा करता है। ठीक है, तो टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला है 1.1 में फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं बच्चों? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। मेजरेबल का मतलब क्या है? जिनको आप पैमाइश कर सकते हो। लंबाई जो है आप माप सकते हो, मीटर रूल के साथ भी काट सकते हो, काफ़ी ज़्यादा उसके लिए चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, इसी तरह मास का भी आप माप सकते हो। जितनी मेजरेबल चीज़ें हैं उनको आप क्या कहोगे? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि लव, इसको माप सकते हैं। फियर, डर को, विजडम, इसको आप माप सकते हैं। ब्यूटी, इन चीज़ों को हम लोग माप नहीं सकते हैं, वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट पहला आपका टॉपिक है। अब हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन फर्स्ट ईयर की बुक के हिसाब से क्या उसने लिखी हुई है। उसने कहा हुआ है ऑल दोज क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। इस बात का मतलब क्या है? कहता है वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें हम लोग फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ है F = ma। ठीक है, अब न्यूटन का लॉ है, मतलब फिजिक्स का एक लॉ है। तो देखें इसमें फोर्स जो है आप मेजर कर सकते हो, कितनी फोर्स हम लोग लगा रहे हैं। 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 100 न्यूटन, कितनी फोर्स लगा रहे हैं। मैस किलोग्राम में आप माप सकते हो, एक्सेलरेशन आप माप सकते हो। तो उसने कहा कि ऑल दोज क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स आर, ये आपके पास सारी फिजिकल क्वांटिटी थी 3। ठीक है, और इनको कंबाइन करके आपने एक जो है लॉ बना दिया हुआ है, लॉ की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट आपके फार्मूलाज हैं। हरकत की मसावाते हैं, VF = VI + AT। तो आपने कहना है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर हम लॉज ऑफ फिजिक्स की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो वाली सारी क्वांटिटीज़, 3 क्वांटिटीज़ ली हैं, तीनों क्वांटिटीज़ को आपने कंबाइन करके किसमें लॉ ऑफ फिजिक्स में एक्सप्रेस कर दिया हुआ है। तो ये वाली क्वांटिटीज़ जो कहलाती हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तीनों मापी जा, फिजिकल का मतलब तीनों मापी जा सकती हैं, क्वांटिटी का मतलब मिकदार हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसने डेफिनेशन लिखी हुई है। अब इसके एग्जांपल्स वो क्या दे रहा है? कहता है फर्स्ट वाली है मैस को माप सकते हैं। लेंथ, टाइम के लिए क्लॉक आप यूज़ कर सकते हो। वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी, टेम्परेचर, इस तरह की डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा है। 3-4 आपने यहाँ से लेके इनमें से कुछ लिख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी की आगे से 2 कैटेगरीज हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली आपकी कैटेगरी है बेस क्वांटिटी। पहली कैटेगरी है बेस क्वांटिटी और दूसरी आपके पास है ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो पहले बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन करते हैं। कहते हैं द बेस क्वांटिटीज़ आर द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। कहता है कि बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करने का मतलब वो किसी चीज़ से निकली नहीं होती हैं। ठीक है, उनसे आप निकाल सकते हो लेकिन वो खुद किसी चीज़ से नहीं निकली हुई हैं। तो कहता है द बेस क्वांटिटीज़ आर द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच द अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड। बेस क्वांटिटी आपके पास 7 बेसिक क्वांटिटी है। ठीक है, आपके पास MCQs आए कि बेस क्वांटिटीज़ कितनी है, तो सिर्फ 7 है आपके पास, इसके अलावा मेरे पास बेस क्वांटिटी कोई नहीं है। ठीक है, तो कौन सी 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं? आपके पास लेंथ है, मैस है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसके बाद थर्मोडाइनमिक, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, 9th क्लास में हमने पढ़ा। सिर्फ हमारे पास 7 जो हैं बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये खुद किसी से नहीं निकली, लेकिन इनसे नेक्स्ट हम लोग निकाल लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो देखें
दी बेस क्वांटिटीज आर द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच दी अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड। तो अदर फिजिकल क्वांटिटीज जो आप इनसे निकालोगे उनको हम लोग असल में क्या कहेंगे, उनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे। तो आपने बेस क्वांटिटी की जो मॉडर्न डेफिनेशन आपकी न्यू बुक में आई है वो आप यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइंड तक लिखोगे, ठीक है। उसमें आप ये बताना है कि बेस क्वांटिटीज जो होती हैं वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती हैं और उनसे हम लोग और क्वांटिटीज जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है, कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज विच डिपेंड ऑन बेस क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ असल में वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं जो बेस क्वांटिटी से निकाली गई हों। फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एरिया की लेती हूँ। एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ और इसके साथ हम लोग किसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई विड्थ। अब मुझे बताएं कि लेंथ विड्थ या हाइट वो सारी लंबाइयाँ ही होती हैं ना, ये भी आपके पास क्या है, बेस क्वांटिटी है, ठीक है। लेंथ जो है मैंने पहले वाले में बता दिया कि आपके पास बेस क्वांटिटी है, विड्थ भी तो लेंथ ही है ना, तो ये दोनों आपके पास बेस क्वांटिटी है। दोनों बेस क्वांटिटीज़ को आपने मल्टीप्लाई किया और एक नई क्वांटिटी आ गई जिसका नाम क्या है, एरिया। तो आप ये ड्राइव्ड क्वांटिटी आ गई, ठीक है। बेस दोनों को मल्टीप्लाई किया और आपके पास जो नई क्वांटिटी आएगी वो ड्राइव्ड आएगी। अब ड्राइव्ड क्वांटिटी कितनी होती है, बेस तो मैंने कहा 7 होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी आपके पास बेशुमार होती हैं। उसके बारे में आपको एग्जैक्ट कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। उससे आप बहुत ज़्यादा निकाल सकते हैं। मैंने एरिया की एग्जांपल दी है, इसके अलावा काफ़ी फार्मूले आपने 9th क्लास में पढ़े थे, जैसे स्पीड है। तो स्पीड आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ऊपर डिस्टेंस आता है और नीचे टाइम आता है, ठीक है। अब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस आपके पास फिर ये लेंथ ही है, ये आपके बेस क्वांटिटी है। टाइम मैंने अभी यहाँ दिखाया है कि टाइम भी आपके पास क्या है, बेस क्वांटिटी है। तो दो बेस क्वांटिटी को आपने डिवाइड किया और एक नई क्वांटिटी आ गई जिसका नाम है स्पीड। तो स्पीड आपके पास जो है, इसको कौन सी क्वांटिटी आप कहोगे, ड्राइव्ड क्वांटिटी कहोगे। तो अब आपको डेफिनेशन में फ़र्क समझ आ गया। पहली बात, फिजिकल क्वांटिटी जिनको माप सकते हैं, जिन चीज़ों को हम लोग माप नहीं सकते, बस हम इमेजिन करते हैं कि मुझे डर लग रहा है, मुझे ये इस तरह की चीज़ें जिनको हम लोग माप नहीं सकते, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनकी हम लोग पैमाइश कर सकते हो, ठीक है। आगे आपने बताना है फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 कैटेगरीज हैं, ये टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेडिंग दे के पहले आपने लिखनी है बेस क्वांटिटी, उसके नीचे फिर आपने लिखना है ड्राइव्ड क्वांटिटी, उससे नीचे फिर आपने बेस क्वांटिटी की दोबारा से हेडिंग दे के उसकी डेफिनेशन यहाँ तक लिख के आगे एग्जांपल्स देनी है, जैसे लेंथ हो गया, मैथ हो गया, टाइम हो गया। साथ के साथ ही आप लोग लिख सकते हो, या 2-3 दे दो, ठीक है। एग्जाम्पल लिखने के बाद बेस आपने एक्सप्लेन कर दिया, अब ड्राइव्ड पे आपने आना है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है और इसकी एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स देखें ना, F=ma। तो मैथ्स भी आपके पास जो है क्या है, बेस क्वांटिटी है। तो इन दो को आपने मल्टीप्लाई करके तो आपके पास एक नई क्वांटिटी आ जानी है, ठीक है। इस तरह से आप एग्जांपल्स इनकी दे सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मेन चीज़ है वो यहाँ है, कहता है कि द मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्स। मेजरमेंट आपके पास क्या होती है, मेजरमेंट की डेफिनेशन मैं करूँ ना, तो आप मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब देखिए, एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टैंडर्ड मैथ्स है। अब तो हमारे पास डिजिटल वो आगे हुए हैं ना पैमाइश के लिए, शॉप्स वगैरह पे जाएं, अगर हम लोग कोई चीज़ लेने जाते हैं, हम लोग कहते हैं 1 किलो शुगर हम लोग लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि उनके पास एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो है, उनके पास वो तराजू टाइप चीज़ होती है, वो नोन आपके पास एक चीज़ होती है, मतलब कि उसमें पता होता है कि इतनी चीज़ आएगी तो वो 1 किलो रीडिंग शो कर देगा। अगर आप ज़्यादा डालते जाएंगे, जब 2 किलो आएगा 2 किलो की रीडिंग, मतलब रीडिंग शो करता जाता है कि इतनी इतनी, मतलब 1 किलो इतने ग्राम हो गई है, 2 किलो इतने ग्राम हो गए, ठीक है। तो आपके पास जो है, तो मेजरमेंट आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक नोन चीज़ होती है, एक साइड पे आप नोन चीज़ रखते हो और दूसरी साइड पे जो है अननोन चीज़ होती है। पिछले ज़माने में लोग तराजू यूज़ करते होते थे, उसके एक पलड़े में वो जो है मास रखते होते थे, जिसको पता होता था कि 1 किलो का मास है, 2 किलो का, 3 किलो का, उसको एक तराजू में रख के और दूसरी चीज़ में जिसकी पैमाइश करनी होती थी ना, उसको उसमें डाल देते थे। फिर जब दोनों चीज़ें लेवल पर आ जाती थी, बैलेंस हो जाती थी, तो वो कहते थे कि हाँ ये इतनी किलो की चीज़ है, ठीक है। तो मेजरमेंट में आपके पास क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ नोन एंड अननोन। एक चीज़ का हमें पता होता है कि इतने मास की है और दूसरी हम लोग मेजर उसे करते हैं, नोन और अननोन का कंपैरिजन करते हैं। जब दोनों बराबरी पे आ जाते हैं तो हम लोग कहते हैं इतनी की चीज़ है, ठीक है। तो कहते हैं मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्स। मेजरमेंट में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कहते हैं 2 स्टेप्स इसमें होते हैं। फर्स्ट वाला स्टेप क्या होगा, दी चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड। अब देखें,
एक शख्स है वो कहता है कि मैंने 1 किलो फलां चीज़ लेनी है, तो उसको स्टैंडर्ड जो है वो मैस 1 किलो वाला ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर एक शख्स कहता है कि मैंने 1 मन कोई चीज़ लेनी है, तो 1 मन के लिए आपको पता है ना, वो ये वाली तराजू हमारे जो शॉप्स पे जो है, वो किराने वाली जो शॉप्स होती है उस पर तो नहीं ना होते हैं, वो तो बड़े तराजू लेने पड़ते हैं। तो पहले तो आपने एक स्टैंडर्ड जो है, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड आपकी है कि कितने मैस आपने मैयर करना, उस हिसाब से आपने एक स्टैंडर्ड मैस ले लेना है, जो आपको पता है बाजार से जो हमें मैस मिलते हैं, ठीक है। 1 किलो का, 2 किलो का, 1 मन का 2, वो आपने जो है या अपना कोई तराजू वगैरह उस टाइप का ले लेना है। एंड सेकंड, और दूसरी चीज़ क्या होती है, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर। अब 9th क्लास में हम लोगों ने स्टॉप वॉच पढ़ा, इसके बाद हमने पैमाइशी फीता, इस तरह की चीज़ें पढ़ी, स्क्रू गेज पढ़ा, वर्नियर कैलिपर, तो उसमें एक बाकायदा प्रोसीजर होता था। उसने एक इस्टेब्लिश करके हमें प्रोसीजर दिया था कि आपने रीडिंग कैसे लेनी है। अगर मैं आपको वर्नियर कैलिपर की बात बताऊं, तो हमने कहा था पहले आपने जॉज को मिलाना है, देखना है कि जीरोज़ बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आपके जीरोज़ बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वर्नियर कैलिपर में एरर मौजूद नहीं है। लेकिन अब हमने कहा था अगर जो है मेन स्केल का जो है ज़ीरो, मेन स्केल का ज़ीरो जहाँ है और वर्नियर स्केल का ज़ीरो आगे चला गया या पीछे चला गया, तो फिर इसका मतलब ज़ीरो एरर मौजूद है। तो एक हमने प्रोसीजर उसके लिए जो है डिफाइंड किया हुआ है, इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो कहते हैं पहले तो आपने एक स्टैंडर्ड मैथ्स ले लेना, कोई भी आपके पास, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड कि हमने कितनी चीज़ है उसके लिए कौन सा हमारे पास मैथ्स होना ज़रूरी है। दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग, आपने एक प्रोसीजर बनाना है फॉर कंपेयरिंग, कंपेयर करने के लिए द क्वांटिटी टू बी मैयर्ड, वो वाली क्वांटिटी जिसको मैयर करना है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने 1 किलो चीनी के लिए बात करनी है, तो मैंने वो वाली जो है क्वांटिटी, उतनी मिकदार लेनी है जिसको मैंने मापना है विद दी स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड के साथ। जाहिर है अगर पिछले तराजू की बात करें तो यहाँ अगर 1 किलो चीनी रखी है तो 1 किलो का ही मैस इस साइड पे, 1 किलो का मैस नहीं उसको बोलेंगे, उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे, 1 किलो का स्टैंडर्ड ही इस साइड पे रखना पड़ेगा। तो कहता है ये क्या है, कंपेयरिंग किसको, जिस चीज़ को आपने मैयर करना है किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। सो दैट अ नंबर एंड आर यूनिट आर डिटरमाइंड एज दी मैयर ऑफ दैट क्वांटिटी। कहते जब आप उस क्वांटिटी को मैयर कर लो, मतलब मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ 1 किलो चीनी की, तो आपने कहता है कि सो एंड अ यूनिट आर डिटरमाइंड एज दी मैयर ऑफ दैट क्वांटिटी। कहता है एक नंबर और एक यूनिट फिर आपने डिफाइन कर देना। अब मैंने जब पैमाइश कर ली 1 kg आ गया, 1 आपके पास क्या है नंबर और kg क्या है यूनिट है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया, आपने बस वही चीज़ें यहाँ से रेडी करनी है। नेक्स्ट आपके पास जो है कहते हैं एरियाज ऑफ फिजिक्स क्या हैं, इनके बस आपने नाम याद करने हैं। आपको MCQs आ गया कि इसमें से कोई भी एक ऑप्शन वो लगा दे कि क्या ये एरिया जो है फिजिक्स का ही है, मतलब ये फिजिक्स की ही आगे से ब्रांच है, तो फिर आप ये आपके जहन में होना चाहिए। हो सकता है वो केमिस्ट्री की या किसी और बुक की जो है ब्रांच के 3 ऑप्शन दे दे और एक ऑप्शन ये दे दे, तो फिर आपके लिए मसला, आपने बस ये देख लेना है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स, मतलब कि जब आपके पास फिजिक्स को साइंस की दूसरी शाखों के साथ कंपेयर किया गया, उनके साथ इनकी जो है देखा गया, तो फिजिक्स की फिर उन्होंने और शाखें जो निकाली, उसमें आपके पास एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, केमिकल फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, जियोफिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स वगैरह की नेक्स्ट जो है ब्रांचेज वो निकालनी थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर टॉपिक की समझ आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी कमेंट से आगाह करें ताकि मुझे पता चले कि मैंने किस तरीके से चेंजिंग लानी है, किस तरह की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।